वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली की। आर्टिकल 52 संविधान का ये कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अब सब्सिक्वेंट आर्टिकल 54 में भारतीय राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रियाएं थी। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एक थोड़ी डिफिकल्ट प्रक्रिया है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जाने राष्ट्रपति कौन हो सकता है। राष्ट्रपति के लिए निम्न योग्यता क्या है। हम सभी जानते हैं कि वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जिसने 35 वर्ष की आयु ग्रहण कर ली हो और जो संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं है, तो वह राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है और चुनाव लड़ सकता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। जहां भारतीय संसद में मुख्य रूप से लोकसभा का चुनाव या राज्य में विधानसभा का चुनाव, जिससे हम लगातार परिचित होते हैं, यह जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रणाली है, इसको हम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं, जिसमें नागरिकों के द्वारा जो मताधिकार है उसका वह स्वयं प्रयोग करके अपने विधायक या अपने लोकसभा के सांसद का चुनाव करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली है। इसका साधारण सा अर्थ है कि मतदाता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता के द्वारा ही हो रहा है, परंतु वह अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि दो स्तर पर मुख्य रूप से जो है मतदाता के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, एक लोकसभा के सांसद और दूसरी तरफ विधायक राज्य की विधानसभाओं के विधायक का चुनाव होता है। तो सर्वप्रथम जाने कि कौन लोग वोटर हो सकते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसमें दो प्रकार के वोटर हैं कि चुनाव विद्यालय इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें दो स्तर के जो है वो मतदाता सम्मिलित किए जाते हैं। एक राज्य के विधायिका के सदस्य और दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्य, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जो लोकसभा के सदस्य होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो दो स्तर के लोग जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव विद्यालय इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी के लिए एक रूपता हो और समानता हो। राज्य के विधायकों को जो मत के अधिकार दिए गए हैं और जो केंद्र के संसद के सदस्यों को जो मत के अधिकार दिए गए, इसमें इनके मतों को किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। साथ ही साथ एक राज्य छोटा राज्य है, एक राज्य बड़ा राज्य है। छोटे राज्य में हम सभी जानते हैं जैसे 60 से कम प्रतिनिधि नहीं हो सकते और 500 से अधिक नहीं हो सकते। तो इसके बीच में हमारे भारतीय राज्यों के में जो 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 विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। जैसे विशाल राज्य में यूपी है, जिसमें 403 सदस्य चुन करके जाते हैं, जबकि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं जिसमें केवल 60 प्रत्याशी विधायिका ही जो है वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो 60 से लेकर के 403 तक का जो गैप है, उसमें इन सदस्यों के मत मूल्य को कैसे निर्धारित किया जाए, इसके लिए एक विशेष जो है फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले इसमें एकरूपता लाने के लिए कि जितने लोगों ने एक विधानसभा के सदस्य को चुना है उसी हिसाब से उनके मत मूल्य निर्धारित किए जाएं, इसके लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। और एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है कि कुल राज्य की जनसंख्या और जितने चुने जाने वाले विधानसभा के सदस्य हैं उसके द्वारा भाग दे दिया जाता है, और जो भागफल आता है उसको 1000 से भाग दे करके जो भागफल आता है वो जो है उस राज्य के एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य माना जाता है। यदि जो है इसमें जो कोशेंट है
वो 5 एंड मोर देन 5 होता है तो एक उसमें जोड़ दिया जाता है, 5 लेस देन 5 होता है तो उसको उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले जो है एक राज्य के विधानसभा के एक सदस्य का मूल्य निर्धारण करने के लिए ये फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे स्टेप में दूसरे स्तर पर जब सभी राज्य के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकल जाता है तो एक सांसद का, मुख्य रूप से जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं उनके मतों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है? एक सांसद के मूल्य निर्धारण के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है सभी राज्यों के सभी विधानसभा सदस्यों के मत मूल्यों के योग से सांसद की कुल संख्या से भाग दे दिया जाता है और जो भागफल आता है वो एक सांसद के मत का मूल्य होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि चुनाव विद्यालय में जो राज्य के सभी विधानसभा के सदस्य हैं उनके मत मूल्य का योग और सभी सांसदों के मत मूल्य का योग दोनों बराबर बराबर है। कहने का अर्थ है कि 50% मत मूल्य जो है वो विधानसभा के सदस्यों को दिया जाता है और 50% जो है वो सांसद को दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक पैरिटी, इक्वालिटी जो है वो स्थापित की गई है। चूँकि सांसद भी पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है और विधानसभा के जितने भी विधानसभाएं राज्य की हैं वो भी अपने अपने राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही होती हैं। इसलिए 50% सांसद को और 50% विधानसभा के सदस्यों को मत मूल्य दिया गया है। तो ये पहला स्टेप है जब मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब है आनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति से चुनाव होता है। तो इसमें क्या है? आनुपातिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। आनुपातिक पद्धति की एक विशेषता है कि आनुपातिक पद्धति में जीत के लिए कोटा निर्धारण किया जाता है कि मिनिमम कितना मत प्राप्त होगा तब जो है कोई प्रत्याशी को विजय घोषित किया जाएगा। ये जो फॉर्मूला है प्रायः यह अनुपातिक पद्धति में मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ एक से अधिक सदस्यों का चुनाव होता है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। परंतु भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में 50% से अधिक मत वाले ही राष्ट्रपति के पद पर चयनित हों। इस संदर्भ में इस फॉर्मूले का जो इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल सटीक इस्तेमाल जो है वो सटीक बैठता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है? अरे जीत के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है। कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो है कुल वैध मतों की संख्या से चुने जाने वाले सदस्य +1। तो चुने जाने वाला सदस्य 1 +1 2, तो 2 से भाग दे देते हैं कुल वैध मतों को और जो भागफल आता है उसमें +1 कर देते हैं। तो इस प्रकार से 50% +1 मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चयनित किया जाए। तो इस तरह से कोटा निकल गया कि 50% +1 मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर जो है चयनित घोषित किया जाता है। अब जो है चुनाव प्रक्रिया जो है वह आरंभ होती है। जो है मतदाताओं को चुनाव करने का जो है प्रक्रिया प्रारंभ करने दिया जाता है। तो प्रत्येक राज्य में विधानसभा के सदस्य उपस्थित होकर के वह वहाँ अपना मतदान करते हैं। मतदान के लिए ज़रूरी है कि कोटा तक पहुँचे, इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं वरीयता पर आधारित मतदान। कहने का मतलब प्रत्येक मतदाता को जो लिस्ट दिए जाते हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी व्यक्ति लड़ रहे हैं उनमें उन्हें वरीयता शो करनी पड़ती है। किस व्यक्ति को वो प्रथम वरीयता देता है, किस व्यक्ति को द्वितीय वरीयता देता है, किस तृतीय वरीयता देता है और इस क्रम में जो उन्हें वरीयता देनी पड़ती है। यदि वरीयता नहीं दी जाती तो वैसे मत जो है वो जो रद्द घोषित कर दिए जाते हैं, अवैध माने जाते हैं। ये वरीयता देना इसलिए आवश्यक है कि कई राउंड की काउंटिंग होगी, क्योंकि जब तक काउंटिंग में 50% +1 मत किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता तब तक ये जो है काउंटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी को
जो है ये एकल संक्रमणीय द्वारा होगी। तो वरीयता देना अति आवश्यक है। वरीयता देने के बाद, और ये चुनाव जो है गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, ये ओपन नहीं होता है ना। तो गुप्त मतदान प्रणाली से वरीयता पर आधारित मत जो है वो देने का काम किया जाता है, और चुनाव समाप्त हो जाने के बाद फिर एकल संक्रमणीय पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है गिनती के समय। सर्वप्रथम राष्ट्रपति के जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी के प्रथम वरीयता के मत को गिना जाता है। प्रथम वरीयता किसको कितनी प्राप्त हुई है, प्रथम वरीयता प्राप्त मत गिनने के बाद यदि प्रथम राउंड में ही किसी व्यक्ति को 50+1 मत मिल जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए कि 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं और पहले ही चरण की गिनती में, पहले ही राउंड की गिनती में किसी व्यक्ति को 51 मत प्राप्त हो गए, तो वो वैसे ही जो है राष्ट्रपति पद पर चयनित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, किसी को 40 मत मिले, किसी को 30 मिले, 15 मिले, 5 मिले, और इस तरह से जो है प्रथम वरीयता की प्रथम काउंटिंग में जो काउंटिंग हुई उसमें यदि किसी को 50 से अधिक मत प्राप्त नहीं हुए, तो इसका मतलब कोई भी प्रत्याशी विजय घोषित नहीं हो पाया। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या हो, यहाँ पर जो है संक्रमणीय पद्धति का इस्तेमाल होता है। संक्रमणीय पद्धति का अर्थ है कि जो सबसे कम मत प्राप्त व्यक्ति है उसको जो है कंटेस्ट से, उसको जो है प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है, और उसके मत पत्र में जो दूसरे वरीयता प्राप्त मत हैं वह उस क्रम में जिनको दिया गया है उस क्रम में उसे आवंटित कर दिया जाता है। फिर जो है तीसरे वरीयता के मत जो है इस तरह से उसमें वितरित कर दिए जाते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कोई व्यक्ति को 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं हो जाते। 50% से अधिक मत प्राप्त होने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। यदि एक व्यक्ति को कंटेस्ट से बाहर करने पर उसके जो अन्य वरीयता जो दी गई है उसको देने के बाद भी यदि किसी को नहीं आता, तो फिर दूसरे व्यक्ति जिसको उससे तो सबसे कम मत प्राप्त हो रहे हैं उसको बाहर कर दिया जाता है, और फिर उसमें जो है दूसरी वरीयता तीसरी वरीयता के जो मत हैं वो उसी हिसाब से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है, और फिर जिसको मिल जाता है 50% अधिक उसे चयनित घोषित कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के यह एक डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है, और इसीलिए इसको कहते हैं कि ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है, आनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति है, मतदान की प्रक्रिया गुप्त है, और इस सारी प्रक्रिया जो थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है इससे होकर के भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि पहली चीज़ तो यह है कि ये आनुपातिक पद्धति का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो कि मिसनोमर है यहाँ पे। आनुपातिक पद्धति दरअसल एक व्यक्ति के चुनाव के लिए प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। आनुपातिक पद्धति एक से अधिक लोगों के चुनाव के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, तभी जो है जो कोटा विजय के लिए जो कोटा सिस्टम है वो उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चूँकि आइडिया ये था, विचार ये था कि राष्ट्रपति के पद पर उसी व्यक्ति का चुनाव किया जाए जिसको बहुमत ने चुना है, और बहुमत ने जो चुना है उसके लिए ये फॉर्मूला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है वो सटीक बैठता है। इसी के कारण सुविधा के लिए इस फॉर्मूले को अपना लिया गया और उसे अनुपातिक पद्धति कह दी गई, वरना ये अनुपातिक पद्धति नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये प्रक्रिया जो है वो सामान्य जो है प्रक्रिया से अलग है, सामान्य लोगों की समझ से परे है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है। समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से काउंटिंग की जाती है, किस प्रकार से जो है ये काफ़ी मैथमेटिकल और जटिल है। किसको कितना मत प्राप्त हुआ, कि हर राज्य के विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य अलग अलग हैं, तो किस राज्य में कितने लोगों ने उसको मतदान किया है, उसका मूल्य कितना है, और इस सब को वैल्यू को कैलकुलेट करने में काफ़ी
काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है, इसलिए सामान्य लोगों की समझ से परे है। ये आलोचनाएँ की जाती है, परंतु भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रक्रिया से हम जिस पद की कामना कर रहे थे और जिस शालीनता से उस पद पर बैठे व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हो रही हैं, तो ये जो है प्रक्रिया हमारे लिए काफ़ी सूटेबल है और इसीलिए हम जो है इसको अपनाए हुए हैं और इसमें कभी बदलने की इच्छा जो है लोगों ने व्यक्त नहीं की है, कभी इसमें कोई परिवर्तन की कामना नहीं की है। ये हमारे जो आवश्यकता है उसकी बड़ी अच्छी तरीके से पूर्ति कर रहा है, जो भी राजनीतिक आवश्यकता है, जो 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 प्रशासनिक आवश्यकता है, इसकी पूर्ति कर रहा है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।